नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत ग्रीन लैम्प स्टूडियो में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। आज ही हमने आपको राजस्थान के बीकानेर की एक बेहद चौंकाने वाली खबर दिखाई थी। हमने देश को बताया था कि कैसे बीकानेर के आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर अस्पताल में गरीब मरीजों को मुफ्त मिलने वाले जीवन रक्षक इंजेक्शन दिल्ली में काले बाजार में बेचे जा रहे हैं। हमने ये खुलासा किया था कि क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली से तुलसी अस्पताल की 4 वॉयल बरामद की और अब हमारी उस खबर पर मुहर लगाते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने देश के सबसे बड़े मौत के सिंडिकेट की रीढ़ तोड़ दी। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे बेबस और लाचार मरीजों की सांसों पर मुनाफा कमाने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। सरकारी सप्लाई और नामी अस्पतालों से जीवन रक्षक दवाएं चुराना, उनमें नकली और घटिया दवाएं मिलाना और फिर उन्हें ऊंचे दामों पर बेच देना, यही इस सिंडिकेट का घिनौना खेल था। अस्पताल के वार्ड से लेकर काले बाजार की तिजोरी तक कैसे काम कर रहा था यह सिंडिकेट, कैसे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था इस सिंडिकेट की ओर से, आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नवभारत की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। कैंसर दवाओं की अवैध बिक्री के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 17 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। रेड के दौरान 588 भरी हुई एंटी कैंसर वॉयल बरामद की गई है। 3021 यूनिट दूसरी दवाएं भी जब्त की गई। बरामद हुई दवा की कीमत 9 करोड़ रुपए है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान के बीकानेर का अस्पताल, जहां पर गरीब मरीजों को अलॉटेड उनकी दवा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसकी कालाबाजारी दिल्ली में की जा रही थी। अब दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने इस गिरोह को पकड़ा है, इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है और कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बड़ी बात यह कि हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। लोगों की सांसों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ हमने प्रमुखता से खबर दिखाई थी आपको। कैंसर दवा सिंडिकेट पर एक और बहुत बड़ी बात सामने आई। दिल्ली से मुंबई और हैदराबाद तक यह दवा सिंडिकेट फैला हुआ था। मतलब सिर्फ ये बीकानेर राजस्थान का या दिल्ली, सिर्फ यहीं कालाबाजारी नहीं हो रही थी, कई दूसरे राज्यों तक भी यह सिंडिकेट फैला हुआ था। दिल्ली से लेकर मुंबई और हैदराबाद तक ये पूरा दवा सिंडिकेट फैला हुआ था। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से नेटवर्क के तार जुड़े हुए हैं। दिल्ली, एनसीआर, नवी मुंबई के कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इस सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने के लिए अलग अलग शहरों में खरीद, स्टोरेज, सप्लाई, यह सिस्टम चल रहा था। इसका खुलासा हुआ। पुलिस को कई और लोगों के इस सिंडिकेट में शामिल होने का शक है और नकली दवाओं के सिंडिकेट को धर दबोचने के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कहां कार्रवाई की, तार किन किन राज्यों में फैले हुए हैं, मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं। बहुत आसानी से आप समझेंगे कि यह सिंडिकेट काम कैसे कर रहा था, किन किन राज्यों में काम कर रहा था। 22 जून 2026 को क्राइम ब्रांच को एक बेहद खुफिया जानकारी मिली थी। महंगी एंटी कैंसर दवाओं के अवैध सप्लाई का इनपुट मिला था क्राइम ब्रांच की टीम को। पूर्वी दिल्ली, रोहिणी और मुंबई में संदिग्ध ठिकानों की पहचान की गई। उस इनपुट के बाद 11 जुलाई को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 7 टीमों का गठन किया था ताकि यह सिंडिकेट का पूरा मॉड्यूल पता चल पाए। दिल्ली और नवी मुंबई के कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई ताकि बचने का मौका किसी को न मिले। छापेमारी के दौरान क्राइम ब्रांच को दवाएं और नकदी और कुछ दस्तावेज भी मिले। कार्रवाई के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मतलब 17 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और इनसे जुड़े हुए अभी कई लोगों तक पहुंचने की कोशिश लगातार की जा रही है सीबीआई की ओर से। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुज, दिल्ली में सीबीआई की टीम ने यह भंडाफोड़ किया, 17 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से कई राज्यों में यह सिंडिकेट फैला हुआ है, यह बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि यह सिर्फ 17 लोग नहीं है, इसके पीछे कई सारे लोग हो सकते हैं, कई सफेद पोश हो सकते हैं। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है वो अभी इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ा रही है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद जो सरकारी अस्पताल हैं जहां से दवाइयों की हेराफेरी की जाती थी और जिन जगहों से पर इन दवाओं को बनाया जाता था, उन तमाम जगहों को बाकायदा नोटिस भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा दिया गया है। खासतौर पर रडार पर वो तमाम अस्पताल हैं जहां से हेराफेरी की जा रही थी। जाहिर तौर पर अगर इस पूरे सिंडिकेट की हम बात करें तो ये सिंडिकेट न सिर्फ दिल्ली, राजस्थान, बल्कि हरियाणा, हैदराबाद, मुंबई और कई राज्यों तक ये सिंडिकेट फैला हुआ था। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि काफी समय से ये इस तरीके का काला कारोबार कर रहे थे। लोगों के
जीवन से एक तरीके से कहा जा सकता है कि खिलवाड़ कर रहे थे। न सिर्फ ये अस्पतालों में जो मरीजों के लिए कैंसर की एंटी कैंसर की दवाइयां जो जाती हैं उसकी हेराफेरी करते थे, बल्कि नकली दवाइयां जो हैं वो भी कहीं न कहीं इनके द्वारा बनाई जाती थी। 3 तरीके से ये पूरा सिंडिकेट काम करता था, जिसमें पहला सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की हेराफेरी, उसके अलावा वो तमाम जगह जहां पर सरकारी दवाइयां जो है वो रखी जाती थी, गोडाउन हो या कोई संस्थान हो, वहां से भी दवाइयों की हेराफेरी किया करते थे। और तीसरा एक तरीके से नकली दवाइयां जो है वो भी ये बनाया करते थे। और इन 3 तरीकों से ये पूरा गिरोह जो है वो काम करता था। और ये सिंडिकेट में हर आदमी का काम जो था वो अलग अलग था। अगर इस पूरे सिंडिकेट की बात करें तो इसमें न सिर्फ सरकारी अस्पताल के में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं, बल्कि दवा विक्रेता से लेकर मीडिएटर तक तमाम लोग जो थे वो इस पूरे सिंडिकेट का हिस्सा थे। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है और क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि अभी इस लिस्ट में और लोगों के नाम शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक चीज मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अस्पताल तक तो लौट जाता है, उसकी सारी एंट्री होती है, फिर कालाबाजारी के लिए जाता है। तो इसमें अस्पताल प्रबंधन मिले हो सकते हैं, इस बात की बहुत आशंका है। और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़कर सोचते हैं कि न जाने कितने कैंसर पेशेंट्स बेचारे गलत दवा लेकर या उनकी हक की दवा कहीं कालाबाजारी हो गई, उसके अभाव में उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी होगी। इसकी भी जांच होना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से अनुज आपका रुख करेंगे। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, कैंसर अवैध बिक्री, मतलब कैंसर दवा के अवैध बिक्री मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ। 3 रास्तों से जुटाई जाती थी एंटी कैंसर दवाएं। अवैध तरीके से नकली दवाएं आरोपी खरीदते थे। मसलन मान लीजिए कि सरकार ने इस दवा को अलॉट किया है 10 रुपए में पेशेंट्स के लिए, तो उस दवा को कालाबाजारी करने वाले थोड़ा ज्यादा पैसे में खरीदते थे और लाखों में बेचा करते थे, क्योंकि जरूरत पड़ने पर कई सारे मरीजों के लिए यह दवा जीवन रक्षक हो जाती है। और ऐसे में इसकी कालाबाजारी पुरजोर तरीके से की जा रही। अस्पतालों से दवाओं की चोरी के आरोप हैं। सरकारी संस्थानों की सप्लाई भी डाइवर्ट करने का शक है। बिना बिल और जरूरी दस्तावेजों के कारोबार होता था, जो जानकारी सामने आई है। अब इस पूरे मामले पर हमारे दिल्ली संवाददाता अनुज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उन्होंने आपको जानकारी दी कि कैसे इसका क्रैकडाउन किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने दिल्ली क्राइम ब्रांच के डीसीपी से बातचीत की। उन्होंने इस सिंडिकेट को लेकर, यानी कि दिल्ली के क्राइम ब्रांच के डीसीपी ने इस सिंडिकेट को लेकर क्या खुलासे किए, आपको सुनाते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है जो कि सरकारी अस्पतालों में कैंसर की जो दवा भेजी जाती है, उन दवाओं को वो बेचा करते थे दिल्ली के ब्लैक मार्केट में। हमारे साथ इस वक्त आदित्य गौतम जी मौजूद हैं, जो कि डीसीपी क्राइम है। उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से ये नेटवर्क काम कर रहा था, इसमें कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और कैसे आप लोग इस नेटवर्क तक पहुंचे? क्राइम ब्रांच के इंटरस्टेट सेल को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक सिंडिकेट है जो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में काफ़ी बड़े स्केल पर इस तरह के कैंसर की मेडिसिन्स जो कि काउंटरफीट भी हैं और जेन्युइन हॉस्पिटल से चोरी की हुई मेडिसिन्स भी हैं, उनको लोगों को काफ़ी बड़े स्केल पे बेच रहा है। इस इन्फॉर्मेशन को हमने डेवलप की और जुलाई के महीने में हमने पहली रेड्स की मल्टीपल लोकेशंस पर। कई व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। उस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए अभी तक हमने टोटल 17 व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली है इस मैटर में। टोटल करीब 600 कैंसर मेडिसिन की वायल्स हमने इनसे रिकवर की हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 9 करोड़ रुपए है। साथ ही करीब 50 लाख रुपए जो इलीगल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो भी इनसे कैश हमने बरामद की है। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं वो प्राइमरीली हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली एनसीआर से हुए हैं। इसमें कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि हॉस्पिटल्स में काम करते थे और वहाँ से चोरी की हुई दवाइयों को उन्होंने बेचा है आगे। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी फार्मेसी स्टोर्स थी जो होलसेल और रिटेल में लोगों को ये दवाइयाँ बेचने का काम करते हैं। सर, इस नेटवर्क की अगर हम बात करें तो दिल्ली में ये लोग कहाँ सप्लाई कर रहे थे और जो कीमत थी वो कितने की अब तक ये सप्लाई कर चुके होंगे, या एक मेडिसिन की कीमत क्या हुआ करती थी? देखिए, दिल्ली एनसीआर में मल्टीपल लोकेशंस पर ये सप्लाई किया जा रहा था। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, हर जगह से गिरफ्तारी हुई है। फरीदाबाद से भी गिरफ्तारी हुई है।
और जैसा मैंने बताया अभी अमूमन अगर हम 1.5 लाख रुपए पर वायल का एवरेज लगाएं तो करीब करीब 9 करोड़ रुपए की जो वायल्स हैं वो हमने इनसे रिकवर किए हैं। अभी इस नेटवर्क के बारे में और कुछ क्या पता चल पाया, कब से ये नेटवर्क काम कर रहा था और क्या सिर्फ राजस्थान का ही सरकारी अस्पताल था या बाकी सरकारी अस्पतालों से भी ये इस तरीके से काम कर रहे थे? देखिए, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है इस मामले में। ये नेटवर्क करीब 1.5-2 साल से इस तरह से ऑपरेट कर रहा था और अभी इसमें आगे जिसकी भी और इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। धन्यवाद सर। तो ये थे आदित्य गौतम जी जो कि डीसीपी क्राइम है, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि अभी भी मामले की जांच चल रही है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 17 लोग, सोचिए जरा। और जैसा कि डीसीपी साहब बता रहे थे, ये पिछले कई सालों से सिंडिकेट चल रहा था, तो अब तक कितने लोगों के हक पर डाका डाला, कितनी जानें चली गई, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखबीर भी जुड़ गए। लखबीर, ये जिस तरह का ये पूरा सिंडिकेट सामने आ रहा है, ये पता चल रहा है कि कई जाने अब तक ये सिंडिकेट ले चुका होगा। जिस तरह से इसने कालाबाजारी की है, लोगों की जरूरत का जो दवा था, जो जीवन रक्षक दवाएं थी, जिसकी कालाबाजारी की, उससे कई लोगों की जिंदगी पर बात बन गई होगी। फिलहाल कौन कौन से किरदार है जिनके बारे में जानकारी मिली है? 17 गिरफ्तारियां हो चुकी है और कहां कहां तक जांच का दायरा पहुंच सकता है? लाजमी है अनुराग, क्योंकि लाखों रुपए की कीमत का ये इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध होता है। ऐसे में सरकारी जो सप्लाई का स्लॉट था उसमें से अगर इंजेक्शन बीकानेर के अस्पताल से निकलकर दिल्ली पहुंच गया तो क्या सिस्टम सुस्त था, सो रहा था? ये तमाम गंभीर सवाल हैं जो हम लगातार उठा रहे हैं और तमाम हुक्मरानों से पूछ भी रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिएगा कि 40 के करीब वेयर हाउसेज हैं राजस्थान में, जहां से ये तमाम जो दवाइयां हैं वो तमाम अस्पतालों में भेजी जाती हैं। और ये उदासीनता देखिए सिस्टम की कि उसी में से इंजेक्शन जो है दिल्ली पहुंच जाते हैं, ब्लैक मार्केटिंग में लिप्त तमाम लोग होते हैं और दिल्ली क्राइम ब्रांच उस पर एक्शन करती है। बावजूद इसके राजस्थान के चिकित्सा महकमे को अब तक जानकारी नहीं है। अब दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जब आरएमएससीएल के एमडी पुखराज सेन से जवाब मांगा है कि कहां ये चूक हुई है, क्या पूरा गड़बड़ झाला है, क्योंकि बड़ा सिंडिकेट इन्वॉल्व है इसमें, ये तो अब तय हो गया है। और इसमें क्या सरकार के स्तर पर भी कोई मिलीभगत है, ये आने वाले दिनों में खुलासा होगा। लेकिन ये तय है। और आपका जो सवाल था अनुराग, वो लाजमी है कि वाकई में जिस प्रकार से ये जो इंजेक्शन की चोरी का मामला सामने आया, निश्चित रूप से कई लोगों की जान पर बनी होगी। और अभी तो जिस प्रकार से ये 22 इंजेक्शन का मामला सामने आया है, बीकानेर के 4 वोइल थे जो कि दिल्ली में पकड़े गए। न जाने कब से ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा होगा, कितने इंजेक्शन, कितनी दवाइयां पहुंच गई होंगी, और जिस पर की सूबे की सरकार और चिकित्सा महकमे का ध्यान ही नहीं गया। अब भी जब हमने कल बात की पुखराज सेन से, तो उनके पास कोई संतोषजनक जवाब अभी तक भी नहीं है। कहां से ये पूरी चूक हुई, क्या लापरवाही इसमें है, इनका जवाब नहीं है। जबकि सफाई ये है कि हाईटेक पूरी तकनीक है राजस्थान की सरकार के पास, चिकित्सा महकमे के पास, जो एक एक दवाई की मॉनिटरिंग करती है। तमाम एंट्रीज की जाती हैं जब भी दवाई वेयर हाउस से निकलती है तो भी। और खुद के बचाव के लिए एक जवाब उन्होंने दिया जो वाकई में रोंगटे खड़े करने वाला है। पुखराज सेन कह रहे हैं कि जो लखबीर, इस मामले में हर एक किरदार तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और एक बार फिर मैं ये सवाल बता देता हूं, क्या अस्पताल प्रबंधन के मिलीभगत के बिना ये हो सकता है? जवाब आपको पता है। इन्वेस्टिगेशन होगी, कई और किरदार सामने आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नजर बनाए रखिए, इन्वेस्टिगेशन को लेकर हर एक अपडेट अपने दर्शकों तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे।